नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी का। हेलो मनी 9 में मैं हूं विपुल सिंह। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और हम देख रहे हैं बाजार में रिकवरी तो थोड़ी बहुत है, लेकिन वो जो मजबूती दिखाई देनी चाहिए वो दिखाई नहीं दे रही है। अभी क्या करना चाहिए और किस तरीके से बाजार के आगे की दिशा तय होगी, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करते हैं। और जो तमाम सवाल आपके हैं, आप भी हमारे साथ जुड़िए और अपने सवाल पूछिए। और आज आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज़ के रिसर्च हेड श्रीकांत चौहान जी जुड़े हुए हैं, तो उनसे आपको रूबरू कराएं। और उससे पहले आपको जरा तरीका बता देते हैं कि कैसे आप हमसे जुड़ सकते हैं। 9311211874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिसके ज़रिए आपको एक व्हाट्सएप करना है। आपको बता दें कि कौन से शेयर आपने ले रखे हैं, किस भाव पे ले रखे हैं, कितने समय तक उस शेयर को होल्ड कर सकते हैं। ये तमाम अगर आप डिटेल्स के साथ हमसे प्रश्न पूछेंगे तो हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो भी उतने ही विस्तार पूर्वक जो है आपको सही सलाह दे पाएंगे। तो जुड़िए आप हमारे साथ और पूछते रहिए अपना सवाल। लेकिन पहले अब रूबरू कराते हैं श्रीकांत जी को। श्रीकांत जी, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन आपका आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और जब भी आप कार्यक्रम में जुड़ते हैं तमाम दर्शकों को काफ़ी प्रसन्नता होती है और लोग बहुत कुछ सीखते हैं। पहला प्रश्न तो सर आपसे बाजार को लेकर के ही होगा। 2-3 बड़े डेवलपमेंट देखने को मिले हैं, खासतौर से एफपीआईज की शॉर्ट पोजीशन जो है वो हम देख रहे हैं 9 महीने के उच्चतम स्तर पर है। इससे क्या इंडिकेशन मिल रहे हैं आने वाले समय के लिए? क्या बाजार में किसी बड़ी गिरावट का खतरा मंडरा रहा है? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो घटनाक्रम हम देख रहे हैं, खासतौर से बैंकों को लेकर के, उसको लेकर के भी चिंताएं काफ़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अगले 1-2 महीने के लिहाज से आप बाजार की दिशा कैसे देख रहे हैं? अभी बाजार में क्या मंदी करने का वक्त है? तो सबसे पहले धन्यवाद विपुल जी। मुझे भी इनफैक्ट देखा जाए तो इस पर्टिकुलर मंच पे आने के लिए इंतजार होता है, क्योंकि देखिए जो अपनी जो ऑडियंस है अपना, वो इनफैक्ट ऐसे माहौल में स्पेशली वेट करता है कि एग्जैक्टली क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और अगर इस ऐसे इतने बड़े मंच पे आने के बाद मुझे लगता है कि फिर वो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि यस, मैंने कई सारे लोगों से आज जुड़ने की कोशिश की। अगर मार्केट की बात करें तो विपुल जी, मुझे लगता है कि देखिए बहुत सिंपल सा ये मार्केट है। इस मार्केट में अगर आप देखें तो बिकॉज ऑफ इंडियन मार्केट्स के जो वैल्यूएशंस काफी महंगे थे, और इसी वजह से ये मार्केट में हमने अपसाइड हमेशा ही कैप देखी है। 18,000 के करीब हमने कई बार मार्केट में मल्टीपल प्रॉफिट बुकिंग देखी, मल्टीपल सेलिंग प्रेशर देखा, और मार्केट इवेंचुअली 17,000 के नीचे भी ट्रेड करने लगे हैं। बट वेरी शॉर्ट टर्म में, जैसे आपने बताया कि काफी बड़ी शॉर्ट पोजीशंस एफआई की खड़ी है, तो बिल्कुल यस, उनकी काफी बड़ी शॉर्ट पोजीशंस खड़ी थी पिछले 1 महीने से। उनको ये अंदाजा था कि शायद वहां पे जो क्राइसिस है रिलेटेड टू फाइनेंशियल सिस्टम वो बढ़ सकते हैं, और वही एक स्पेसिफिक रीजन भी सामने आया। उसके बाद मार्केट गिरा भी है, हमारे मार्केट्स ने भी 16,800 के लोअर लेवल्स को रीच किया है। लेकिन अभी यहां से अगर आप देखें तो वीकेंड में काफी सारे न्यूज के ऊपर एक क्लैरिटी आ चुकी है, और मुझे नहीं लगता कि आने वाले 10 या 12 दिनों में कोई बड़ा इवेंट है। अगर कोई अनएक्सपेक्टेडली कोई बड़ा इवेंट आ जाए तो बात अलग है, अदरवाइज मुझे लगता है कि इन द एब्सेंस ऑफ इवेंट इस मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग बिल्कुल बन सकती है। तो यहाँ से 2 से 3 महीने का व्यू ले तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा बोलना मुश्किल है, लेकिन क्योंकि एक मॉनसून का भी एक ट्रिगर रहेगा। लेकिन विद अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू बिल्कुल हमें लगता है कि इन लेवल से मार्केट में रिबाउंड आ सकता है। रिबाउंड आ सकता है। सर, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि ये पिछले 2-3 महीने हो गए, लंबा कंसोलिडेशन का फेज हम देख रहे हैं। ये 16,800 से 18,100, 18,200 के आसपास वहाँ पर पहुँच करके बाजार रुक जाता है, और नीचे यहाँ पर हम देख रहे हैं 16,800, 16,900 के आसपास से बाजार में एक रिकवरी आती है। ये कंसोलिडेशन अभी कितने, क्योंकि बाजार की दिशा तय नहीं हो पा रही है, ये कितना लंबा पीरियड अभी और लेगा आपको लगता है? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए वीकली एक्सपायरी और उसका प्रेशर आ चुका है। अभी मंथली एक्सपायरी पे हम कन्वर्ट हो चुके हैं। मंथली एक्सपायरी की अगर आप पीसीआर के अगर पुट कॉल रेशियो को देखते हैं तो वो काफी नीचे आ चुका है। तो हमें लगता है कि शायद 3-4 दिनों के अंदर यहाँ पे एक बड़ी हमें शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है 17,200 के लेवल्स को क्रॉस करना। अगर निफ्टी 17,200 के लेवल्स को काफी शॉर्ट टर्म में यानी 1 या 2 दिनों में अगर क्रॉस कर लेती है तो फिर हमें लगता है कि इसमें एक सीरियस शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकती है। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पहले दर्शक जो हैं उन्होंने अपना प्रश्न भेजा है, यूट्यूब के माध्यम से ही हमारे साथ जुड़े हैं, और ये कह रहे हैं कि टाटा पावर के शेयर इन्होंने ले रखे हैं, 300 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं और 203 रुपये प्रति शेयर के भाव पर इनकी खरीद है। विकास जोशी जी हैं, लॉन्ग टर्म का नज़रिया है, कह रहे हैं लंबी अवधि तक रुक सकते हैं। कैसा लग रहा है सर? टाटा पावर 203 के भाव पर इन्होंने लिए हैं और लंबी अवधि का नज़रिया है इनका।
तो देखिए 203 की जो खरीदारी है वो काफी नजदीक की है। पिछले 2 या 3 दिनों में ही अगर हमने देखा तो एक बड़ा डाउनफॉल देखा है टाटा पावर में। आज तकरीबन 185 190 के करीब ये आ चुका है। लेकिन अगर ओवरऑल फॉर्मेशन को देखें या ओवरऑल इस पर्टिकुलर सेक्टर को देखें तो हमें लगता है कि ये जो फॉल है वो शायद आने वाले कुछ दिनों में रुकते हुए नजर आएगा और वापस एक रिवर्सल एक्टिविटी बन सकती है। अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो हमें लगता है कि बिल्कुल इसमें बने रहे। ये स्टॉक कम से कम 220-225 के लेवल्स वापस दोबारा रिपीट कर सकता है। तो करंट लेवल से अगर कोई बड़ा करेक्शन अगर आ जाए, अगर गलती से स्टॉक अगर 170 के करीब अगर चला जाए तो वहां पे और पोजीशंस जोड़ सकते हैं। बट अदरवाइज हमें लगता है कि 203 के प्राइस में भी बने रहे। बने रहे सर, ये आपके लिए सलाह है। उम्मीद करते हैं आप संतुष्ट होंगे उत्तर से अपने। अब अगले दर्शक हमारे साथ नासिक महाराष्ट्र से जुड़े हैं। संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है तो लेकिन उनका प्रश्न चूंकि उन्होंने भेजा है तो हम अवश्य शामिल करते हैं। तो उनका प्रश्न जो है स्क्रीन पर लाया जाए और ये जानना ये चाह रहे हैं कि IRCTC को लेकर के अभी क्या करें। 3 साल का इनका नज़रिया है और इन्होंने स्प्लिट होने से पहले इनकी खरीद जो है इन्होंने खरीदा था और अभी ये 3 साल तक होल्ड कर सकते हैं। क्या कुछ सलाह रहेगी सर? IRCTC को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में सवाल रहते हैं और आते रहते हैं। ओवरऑल क्या व्यू है आपका IRCTC को लेकर? बिल्कुल। तो देखिए विपुल जी अगर देखें तो IRCTC में कई सारे इन्वेस्टर्स अभी अटके हुए हैं। कई सारे लोगों ने जो खरीदारी की थी वो काफ़ी ऊंचे दामों की थी, लेकिन बिकॉज ऑफ OFS एंड जो भी बीच में गवर्नमेंट ने जो भी स्पेसिफिक न्यूज़ फ्लो लाया है उसकी वजह से स्टॉक करेक्ट हुआ है। लेकिन हमें लगता है कि ये स्टॉक ऑलमोस्ट अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स तक करेक्ट हो चुका है। अभी इन्हीं लेवल्स के करीब थोड़ा और वक्त निकाल सकता है, लेकिन जैसे कि हम टूरिज्म इंडस्ट्री को एक एनालिसिस कर रहे हैं और टूरिज्म इंडस्ट्री के बेसिस पे हमें लगता है कि आने वाले कुछ सालों में वहाँ पे एक बड़ी तेजी हमें देखने मिलेगी, तो और एक बड़ा ग्रोथ देखने मिलेगा। तो उसी वजह से हमें लगता है कि इस लेवल पे भी अगर IRCTC में अगर पोजीशंस अगर है और अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो बिल्कुल बने रहे। अगर आपकी कॉस्टिंग अगर काफी ऊंचे दामों की है तो करंट लेवल से भी आप कुछ पोजीशंस को एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखिए तो ये बिजनेस इज एज गुड एज मोनोपोली सॉर्ट ऑफ बिजनेस है। तो करंट लेवल से आप बिल्कुल इसमें बने रहें और लॉन्ग टर्म के व्यू से इसे होल्ड करें। तो लॉन्ग टर्म के व्यू से आप होल्ड करें, ये आपके लिए फिलहाल सलाह है। और विकास जोशी जी धन्यवाद कह रहे हैं आपका सर, और मनी9 का भी। तो विकास जी आप कार्यक्रम देख रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, आपका भी धन्यवाद। बने रहिए कार्यक्रम के साथ, आगे भी कोई प्रश्न होगा तो हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इस बीच जो है अगले दर्शक का भी प्रश्न लेते हैं और इस बीच यूट्यूब पे काफ़ी सारी सवाल आ रहे हैं और ग्लैमर वर्ल्ड के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है और ये जानना चाह रहे हैं NBCC को लेकर के आपकी राय जानना चाह रहे हैं। इन्होंने 2000 शेयर ले रखे हैं, 37 की इनकी खरीद है। अब ये जानना आपसे ये चाह रहे हैं कितने समय तक इन्हें होल्ड करना चाहिए। अभी अगर हम देखें तो करीब 5 रुपये पर शेयर का इनको नुकसान हो रहा है। 32 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत लंबे समय से सर हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा एक रेंज में ही है। पिछले 5-6 महीने में देखें तो एक रैली देखने को मिली थी, ये 30 से 40 गया था और उसके बाद से एक दायरे में है। ओवरऑल आपकी क्या सलाह रहेगी इनके लिए, कितने समय होल्ड करना चाहिए, जानना चाह रहे हैं? देखिए तो मुझे लगता है कि वैसे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में अच्छी तेजी बनी है और सूनर और लेटर हमें इसमें भी एक रिबाउंड देखने मिलेगा। लेकिन ओवरऑल इसके बिजनेस स्ट्रक्चर को देखें तो आगे भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। अगर इन्फ्लेशन का ट्रेंड अगर जारी रहे तो ये स्टॉक और भी एक प्रेशर में रहेगा। हमें लगता है करंट लेवल से अगर ये 37-38 के लेवल्स के करीब अगर जाता है तो आप उसमें से एग्जिट कर लीजिए। यहाँ पे और भी कई सारे स्टॉक्स है या तो सेक्टर्स है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्पेशली अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर इंटरेस्ट अगर है तो आप IRB इंफ्रा खरीद के चल सकते हो या तो आप लार्सन लीजिए। लेकिन ये पर्टिकुलर जो इन्वेस्टमेंट है आपकी वो आपको आपके कॉस्ट के करीब एक बार शायद मौका देगी। उन लेवल्स के करीब आप एग्जिट कर लीजिए। तो उन लेवल्स के आसपास आप एग्जिट कर लीजिए, ये आपके लिए सलाह रहेगी। और इस बीच अगले दर्शक जिन्होंने यूट्यूब का माध्यम ही चुना है हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सुब्रत पांडा जी हैं। सुब्रत पांडा जी का प्रश्न है बजाज फिनसर्व को लेकर के इनका प्रश्न आया है और ये 1250 में 50 शेयर इन्होंने ले रखे हैं। नज़रिया इन्होंने अपना मेंशन नहीं किया है कि ये कितने समय तक इसे होल्ड कर सकते हैं, लेकिन आपकी राय जानना चाहते हैं। अभी हम देख रहे हैं 1244 के आसपास है, तो अभी बहुत ज़्यादा नुकसान तो इनको नहीं है, करीब 5-6 रुपये का नुकसान पर शेयर हो रहा है। तो अच्छी बात यह है कि ऊपरी स्तरों पर नहीं लिए इन्होंने। अभी सर क्या करें? अभी 1500 के बाद से हमने देखा जो एक गिरावट पिछले 1-2 महीनों में, खासतौर से अक्टूबर के बाद जो है हम देख रहे हैं लगातार शेयर में गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ पर अब रिकवरी की उम्मीद करें क्योंकि इनकी खरीद जो है इसी प्राइस के आसपास है। बिल्कुल। तो विपुल जी देखिए इस पर्टिकुलर मार्केट का ट्रेंड है वो काफ़ी चेंज हो चुका है। यानी कि स्पेशली जो रिटेल का रवैया था कि जो हमेशा वो एक
बुलिश मार्केट में एंटर करते थे और जब मार्केट गिरते थे तब वो पोजीशंस को बेच देते थे या तो तब हम उनके इन्वेस्टमेंट्स को बेचते थे। अभी ये जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है। अपना जो रिटेल इन्वेस्टर है वो काफ़ी स्मार्ट हो चुका है और बाय ऑन डिप्स की वो स्ट्रेटेजी अपनाता है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि हमने थोड़ी देर पहले देखा टाटा पावर भी 203 के करीब, यानी कि उसके लोअर लेवल्स के आसपास ही खरीदा गया है। एनबीसीसी के साथ साथ अभी बजाज फिनसर्व, साथ ही साथ अगर आप कंपनी का सिलेक्शन देखें तो वो भी काफ़ी अच्छा है। तो हमें लगता है कि बजाज फिनसर्व बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइजी है। यहाँ से उसमें इंश्योरेंस का बिजनेस है, इसका क्रॉस होल्डिंग है बजाज फाइनेंस के साथ। हमें लगता है कि ये स्टॉक कंफर्म अनेक ही आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स इन्वेस्टर को दे सकते हैं। 1500 से लेकर 1550 के टारगेट्स नजर आते हैं। करंट लेवल से अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो बिल्कुल बने रहे। विद अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू ऑल्सो हमें लगता है कि अगर मार्केट में तेजी बनती है तो ये स्टॉक वापस 1350 के लेवल्स दर्ज कर सकता है। जी। इस बीच वीरेंद्र शाह जी जो है प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आपसे, और वीरेंद्र शाह जी कह रहे हैं कि सर CDSL और IEX में लॉन्ग टर्म 3 से 5 साल की अवधि के लिए एंट्री ले सकते हैं। आप क्या एंट्री लेवल सजेस्ट कर रहे हैं? मैं बाय ऑन डिप लेना चाहता हूं। आज तो IEX में भी हम देख रहे हैं करीब 5% से ज़्यादा की गिरावट है, अच्छी खासी गिरावट यहाँ IEX में देखने को मिल रही है। क्या सलाह रहेगी सर, ये गिरावट क्या वाकई में इनके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है या फिर यहाँ पर और गिरावट जो है गहरा सकती है? ये जो 2 कंपनियाँ इन्होंने सेलेक्ट की हैं, क्या इनको पैसे लगाने चाहिए या अभी थोड़ा वेट करना चाहिए? विपुल जी देखिए, अगर यहाँ से 3 से 5 साल का अगर ये नज़रिया है तो हमें लगता है कि बिल्कुल इसे खरीद सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जो कंपनीज है उसमें से अगर IEX की अगर बात करें तो ये कम्प्लीटली इंडियन इकोनॉमी के पैरेलल मूव कर सकती है या इस पर्टिकुलर कंपनी की स्टोरी, क्योंकि जैसे इकोनॉमी बूम करेगी या जैसे परफॉर्म करेगी उसी के बेसिस पे IEX भी परफॉर्म करेगा आने वाले कुछ महीनों में, कुछ सालों में। तो लंबी अवधि का नजरिया है तो बिल्कुल इसमें बने रहे। करंट लेवल्स इनफैक्ट काफी अच्छे लेवल्स हैं, क्योंकि ये स्टॉक कभी 320 के करीब ट्रेड किया करता था, अभी 135 140 के करीब आ चुका है। लेकिन आपके लिमिटेड फंड्स होने चाहिए, ऐसा नहीं कि आपके पूरे के पूरे फंड्स आप IEX में डाल के बैठो। साथ ही साथ CDSL में भी हमें यही लगता है कि जैसे जैसे मार्केट बढ़ेंगे और जैसे लगता है कि 2 या 3 साल के नजरिए से इक्विटी मार्केट्स काफी अच्छे लगते हैं, तो CDSL में भी हमें लगता है कि इजाफा देखने मिलेगा और काफी अच्छा करेक्ट भी हो चुका है। तो विद अ वेरी लॉन्ग टर्म व्यू यानी कि 3 साल के व्यू से बिल्कुल CDSL भी खरीद के चल सकते हैं। जी। आपसे भी जानना चाहेंगे सर कि बैंकों को लेकर के बड़ा कंसर्न निकल के आ रहा है और ख़ासतौर से इंटरनेशनल लेवल पे जो बातें हो रही हैं, इंडियन बैंक्स को लेकर के क्या कोई घबराने की आवश्यकता है? और जो लोग निवेशक जो पैसे लगा रहे हैं उनको क्या बैंकों से भी दूरी बनानी चाहिए या थोड़ा वेट करना चाहिए? क्योंकि बैंकों पे भी हमारे पास काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं कि क्या करना चाहिए। नहीं, तो काफी अच्छा प्रश्न है, क्योंकि काफी सारे इन्वेस्टर जो है उन्होंने बैंक स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है और पिछले कई सालों से उनके पास उनके इन्वेस्टमेंट्स भी हैं। हमें लगता है कि देखिए, जैसे कैपेक्स की स्टोरी बनी है और कैपेक्स के स्टोरी में जहाँ पे गवर्नमेंट अपना कैपेक्स कंसिस्टेंटली बढ़ाते जा रहा है, अगर उस स्टोरी को अगर प्ले करना है तो हमें लगता है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ कैपिटल गुड्स में इन्वेस्ट करना है। कैपेक्स का सबसे बड़ा फायदा फाइनेंशियल इंडस्ट्री यानी कि बैंक्स को भी जाता है और इसी वजह से हमें लगता है कि बिल्कुल इसमें बने रहे। यस, शॉर्ट टर्म में ऐसा हो सकता है कि पैरेलल यानी कि जो वर्ल्ड मार्केट्स है वहां पे जो सेंटीमेंट बना है बैंक्स के लिए, वो पैरेलल सेंटीमेंट अपने इधर भी बन सकता है, क्योंकि देखिए एफआईएस के पास कोई ऑप्शन नहीं है। उनके पास जो उनके इन्वेस्टमेंट्स है वो उनके बेचने पड़ेंगे उनको, क्योंकि उनको वहां पे लॉसेस हो रहे हैं। अगर उनको उधर उनके मार्केट्स में लॉसेस हो रहे हैं तो वो उसे मीटअप करने के लिए बाकी जहां पे भी उनके इन्वेस्टमेंट्स है उनको वो कम करेंगे। और अगर आप यहाँ पे एफपीआई के इन्वेस्टमेंट्स को देखेंगे तो उनका सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट्स होता है वो फाइनेंशियल्स में होता है और आईटी कंपनीज में होता है। और इसी वजह से हमने सबसे बड़ा अगर सेल ऑफ देखा है पिछले 2 महीने में तो वो फाइनेंशियल्स में देखा है। बट अदरवाइज हमें लगता है कि ये सेक्टर काफी स्ट्रांग है, काफी मजबूत है और आने वाले कुछ महीनों में, कुछ सालों में बिल्कुल यहाँ से अच्छे रिटर्न्स यानी कि डिसेंट रिटर्न्स आपको आपके इन्वेस्टमेंट्स में मिलेंगे। राहुल डेविड जी जो है प्रश्न पूछना चाह रहे हैं और संवर्धना मदरसन के 1000 शेयर इन्होंने ले रखे हैं। काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है ले रखी है इन्होंने और इसकी इन्होंने 82 रुपये पे ख़रीदा हुआ है। अभी अगर हम देखें तो ये शेयर ट्रेड कर रहा है 62-64 के आसपास, 64 रुपये के आसपास। आज भी हम देख रहे हैं 1.25% के आसपास की गिरावट है। काफ़ी तेज़ी के साथ ये ऊपर भी गया था और उससे ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है ये नीचे आया है। अब इन्होंने बिल्कुल पीक पर लिया है सर और काफ़ी तेज़ी के साथ कुछ एक सत्रों में हमने देखा है कि गिरावट यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दी है और ठीक ठाक नुकसान हो रहा है। यानी कि अभी 17-18 रुपये पर शेयर का नुकसान है, तो 17-18 हज़ार रुपये का नुकसान इनको अभी हो रहा है। अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि ऊपरी स्तरों से तो काफ़ी करेक्ट हो चुका है और इनकी खरीद थोड़ी सी ऊपरी स्तरों की ही है।
बिल्कुल। तो देखिए, अगर शॉर्ट टर्म का नज़रिया है तो थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि वेरी शॉर्ट टर्म में हमें नहीं लगता कि यहाँ पे कोई बड़ा इंप्रूवमेंट दिखने मिलेगा। लेकिन अगर लंबी अवधि का नज़रिया है तो हमें लगता है कि ऑटो एक ऐसा सेक्टर है कि जहाँ पे कोई कॉन्ट्रा व्यू लिया जा सकता है, और अगर कॉन्ट्रा व्यू लेते हैं तो इट टेक्स टाइम, बट इवेंचुअली वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। बट येस, करंट लेवल से हमें लगता है कि अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक अगर रिबाउंड कर लेता है और अगर इनके कॉस्ट के करीब अगर आता है तो आप इसमें से एग्जिट कीजिए, क्योंकि इट विल टेक टाइम, यानी कि ये पर्टिकुलर स्टोरी को स्पैन आउट होने में टाइम लगने वाला है। और अगर आपके कॉस्ट के करीब आए तो आप इसमें से एग्जिट कीजिए। बाकी ऑटो कंपनीज है जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा है या टाटा मोटर्स है, आप उसमें निवेश करके चल सकते हैं। जी। इस बीच एक संजय साहू जी ने भी प्रश्न भेजा है और वो उनका भी प्रश्न टाटा पावर को लेकर के ही है, लेकिन इनकी खरीद जो है वो थोड़ी सी निचले स्तर पर ही है। 160 रुपये पर इन्होंने टाटा पावर ले रखे हैं। 90 शेयर क्या 90 का भाव अभी हम 90 शेयर इन्होंने ले रखे हैं, ये कह रहे हैं। अभी इनको क्या करना चाहिए सर, क्योंकि इनकी खरीद इनको 20 रुपये पर शेयर के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है और 3% के आसपास की आज गिरावट है। इनके लिए स्ट्रेटजी कुछ अलग रहेगी या फिर सेम रहेगी जो आपने पहले बताई थी विकास जी के लिए? नहीं, बिल्कुल सेम रहेगी, क्योंकि टाटा पावर में हमें लगता है कि वापस ये 225 230 के लेवल्स दर्ज कर सकता है। करंट लेवल्स अपॉर्चुनिटी है न्यू इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन अगर जिनके पास इन्वेस्टमेंट्स पड़े हैं उन्हें मुझे लगता है कि बिल्कुल उसे होल्ड करना चाहिए, और आने वाले दिनों में शायद इसमें अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी हमें देखने मिल सकता है। जी। अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं और प्रश्न जो है जरा स्क्रीन पर लाया जाए और उसके बाद पूछते हैं श्रीकांत जी से कि वो इस समय क्या सलाह दे रहे हैं। तो ये प्रश्न हमें सोशल मीडिया के माध्यम से भेजा गया है। गोदावरी पावर एंड इस्पात के 50 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं। 348 350 के आसपास की इनकी खरीद है। अब ये जानना ये चाह रहे हैं कि ये कहाँ तक जा सकता है, तो क्या सलाह रहेगी सर? और क्या ये पूछना चाह रहे हैं कि जीपीआईएल के शेयर में क्या और ज़्यादा खरीदारी की जा सकती है मौजूदा भाव पे? तो देखिए, मुझे लगता है कि मौजूदा स्तर पे अगर अपनी कॉस्टिंग अगर इन्हीं लेवल्स के है तो उसमें और ऐड करने का कोई मतलब बनता नहीं है। बट येस, अगर यहाँ पे कोई करेक्शन अगर आता है तो बिल्कुल 300 के करीब इसे ऐड किया जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि वो 300 के करीब आ सकता है, लेकिन अगर मार्केट का ट्रेंड अगर बदले, मार्केट में अगर कोई और वीकनेस अगर बनती है तो शायद ये स्टॉक गिर सकता है। लेकिन हमें लगता है कि जैसे कि इंडिया की जो स्टोरी है और इंडिया का जो कंजम्पशन है, और जैसे कि ऑलमोस्ट ये सब प्राइजेस यानी कि जितने भी मेटल प्राइजेस है वो गिर चुके हैं, तो मोस्ट ऑफ देम आर बॉटमिंग आउट। सो कई सारे मेटल्स बॉटमिंग आउट हो रहे हैं, तो हमें लगता है इवेंचुअली ये सेक्टर परफॉर्म करेगा, स्पेशली ऑन द बेसिस ऑफ इंडिया स्टोरी। तो करंट लेवल से बिल्कुल इसमें बने रहे। जी। सर, एक और सेक्टर जिसको लेकर के काफ़ी चर्चाएं हैं और जिसको लेकर काफ़ी डर लग रहा है वो है, हम देख रहे हैं आईटी के बारे में काफ़ी कई जगहों पर नौकरियां जा रही हैं और कंसर्न काफ़ी सारे निकल करके आ रहे हैं। अगर आईटी में जो करेक्शन आ चुका है, क्या अभी आपको लगता है कि अगर एंट्री लेनी हो तो दिग्गजों के साथ रहना चाहिए, मिड कैप आईटी में जाना चाहिए, और जिन लोगों ने हायर लेवल पे लिए हुए हैं क्या उन्हें अभी धैर्य के साथ रुके रहना चाहिए, या एक बार जो है जो नुकसान हो रहा है, जो घाटा हो रहा है, उसे बुक कर लेना चाहिए? तो देखिए, आईटी में अगर देखा जाए तो हमने एक अच्छी खासी रिकवरी देखी थी Q3 के नंबर्स के बाद, क्योंकि Q3 में कोई बड़ा डिसअपॉइंटमेंट नहीं आया था। बट एक बड़ी रैली के बाद वापस अभी जब ये कुछ बैंकों में जो दिक्कतें आई है यूएस में या यूरोपियन कंट्रीज में, तो वहां पे हमें लगता है कि उसके बाद थोड़ा सा सेंटिमेंट और बिगड़ चुका है। वापस हमें देखना पड़ेगा कि Q4 के नंबर्स कैसे आते हैं, मैनेजमेंट कैसे गाइड करता है, और उसी के बेसिस पे हमें लगता है कि वापस इसमें इसका भविष्य बनेगा। लेकिन जो गिरावट इनमें आ चुकी है, हमें लगता है कि ये काफी डिसेंट लेवल्स है। बट Q4 के नंबर्स आएंगे तो और क्लैरिटी आएगी। मुझे लगता है कि थोड़ा उसे 6 महीने का एक लंबी अवधि का नजरिया रखना पड़ेगा, लेकिन आप दिग्गजों के साथ रहिए, जैसे कि इन्फोसिस, TCS, टेक महिंद्रा, इन कंपनी के साथ आप अगर रहेंगे तो आपके जो इन्वेस्टमेंट्स रहेंगे उनके ऊपर रिटर्न्स काफी अच्छे बन सकते हैं। जी। अगला प्रश्न भेजा है टेकपाल भाटिया जी ने, और ये जानना ये चाह रहे हैं कि आपका लंबी अवधि का नज़रिया कर्नेक्स माइक्रो को लेकर के क्या कुछ है। कर्नेक्स माइक्रो सर ऊपरी स्तर से तो हल्का हुआ ही है, लेकिन वॉल्यूम टेकपाल जी यहाँ पे बहुत कम है, बहुत कम। पूछता हूँ श्रीकांत जी से कि क्या इस तरह के शेयरों में निवेश करना चाहिए, जहाँ बेसिकली भी हम देख रहे हैं 2-3 हज़ार का ही वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, और एक रैली यहाँ पर ज़रूर देखने को मिली थी, काफ़ी तेज़ी के साथ ऊपर गया था, और उसके बाद से अब उसी तेज़ी से अब 300, 350, 360 के आसपास से थोड़ा करेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है।
लंबी अवधि के लिए लेना चाह रहे हैं, क्या लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए श्रीकांत जी? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि जब तक आपके पास आपका कोई सोर्स ना हो, यानी कोई आपका एडवाइजर अगर है, अगर आपके कोई कोई आपका अगर कोई ग्रुप है जिसमें अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में अगर बात हो रही है और अगर आप उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में अगर आप जानते हो, तभी आप ऐसे सब कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज मैं हमेशा हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स को ये कहना चाहूँगा, हमेशा हम लोग यही कहते हैं कि आपको उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करना है जो कंपनी का बिजनेस आपको क्लियरली विजिबल है। जैसे कि बैंकें हो गई, या तो आप पकड़ लीजिए ऑटो कंपनीज है, टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड या महिंद्रा एंड महिंद्रा, कि जिनका बिजनेस हमें समझ में आता है, जिसका मार्केट शेयर हमें क्लियरली समझ में आता है। अगर आप उनमें इन्वेस्ट करते हो तो आपके लिए वो काफ़ी मैं कह सकूँगा कि एक काफ़ी ईजी, मैं कह सकूँगा एक प्रोपोर्शन होता है कि जिसमें आप इन्वेस्ट करके फॉर अ लॉन्ग टर्म आप वेट कर सकते हो। लेकिन ऐसे सब कंपनीज में अगर आप विद लॉन्ग टर्म व्यू इन्वेस्ट करोगे तो पता नहीं कि ये कंपनीज में क्या होगा करके। तो अगर आपका कोई सोर्स काफ़ी स्ट्रांग है तो आप बिल्कुल इसमें बने रहिए और उस सोर्स के साथ आप टच में रहिए, सो दैट आपको पता चलेगा कि इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर आप जस्ट सुनी सुनाई बातों पे अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो मुझे लगता है कि बिल्कुल इसे अवॉइड कीजिए और आप जितनी भी लार्ज कैप कंपनीज हैं आप उनमें आपका ध्यान केंद्रित कीजिए। तो उम्मीद करते हैं टेकपाल भाटिया जी, जो श्रीकांत जी ने कहा है आप उसको अपने आगे के जो भी आप पोर्टफोलियो बनाएंगे तो जहन में रखेंगे, ताकि आप इस तरह के बाजार में तो खासतौर से बिल्कुल रिस्क मत लिया कीजिए। विनोद कुमार जी ने भी एक प्रश्न भेजा है सर, और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये कह रहे हैं कि जो मौजूदा बाजार के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, ऐसी स्थिति में किस तरह के सेक्टर में निवेश करना चाहिए? क्या ये सही समय है? जो लोग इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर की बात नहीं कर रहे हैं, जो लोग इन्वेस्टर हैं, क्या ये सही समय है इन मौजूदा लेवल्स पे? आपको लगता है कि अब वैल्यूएशन थोड़ी ठीक लग रही है, थोड़े थोड़े पैसे लगाने शुरू करने चाहिए? और अगर लगाने शुरू करने हैं तो वो कौन से सेक्टर्स होंगे जो आप अभी जो है जहाँ पर निवेश करने की सलाह दे रहे हैं? अब बिल्कुल, तो इनफैक्ट मैं कहूँगा कि ये काफ़ी अच्छा मौका है। अगर लंबी अवधि का नज़रिया है तो बिल्कुल आप इन्वेस्ट कीजिए। यस, आप ट्रांचेस में इन्वेस्ट कीजिए, यानी कि धीरे धीरे पार्ट्स में आप इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ये जो करंट मार्केट है वो काफ़ी सारे न्यूज़ के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे कि जियोपॉलिटिकल टेंशन है, या तो यूएस में कुछ बैंकों का जो एक प्रॉब्लम सामने उभर के आ रहा है, या तो इन्फ्लेशन के जो वरीज है उन वजह से मार्केट थोड़ा सा अनस्टेबल है। लेकिन हमें लगता है कि इंडियन मार्केट्स के जो वैल्यूएशन है वो अट्रैक्टिव बनते जा रहे हैं। जैसे जैसे मार्केट गिरेगा उतने और वो अट्रैक्टिव बनते जाएंगे। तकरीबन इस साल के बिगिनिंग में हम 19 के मल्टीपल्स पे थे। अगर आप 2025 के अर्निंग्स को देखते हो तो अभी हम 16 के मल्टीपल्स पे आ चुके हैं। तो हमें लगता है कि ये काफ़ी अट्रैक्टिव बनते जा रहा है, और यहाँ से अगर मार्केट अगर शायद अगर गिर के 16,000 भी अगर आ जाता है तो ये काफ़ी अच्छा एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन रहेगा इवन फॉर एफआईआईज। तो आप करंट लेवल से जो निफ्टी के जो टॉप 10 स्टॉक्स है आप उनमें उन सब स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए और इन ट्रांचेस आप इन्वेस्ट कीजिए। जी, इस बीच आपको बता दें कि हम जो है कार्यक्रम में हमेशा जब भी हम बातचीत करते हैं तो सिर्फ एक ही मेहमान होते हैं, लेकिन आज श्रीकांत जी की व्यस्तता है और वो 2:30 तक ही हमारे साथ रुक पाएंगे, तो 1-2 मिनट में उनको थैंक्स करते हैं। लेकिन एक और ख़ास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी आपको रूबरू करा लेते हैं। नितलेश पावस्कर जी हैं, तकनीकी रूप से बाजार को देखते समझते हैं, चार्ट पढ़ते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी नितलेश जी आज के इस कार्यक्रम में। जी सर। जी, लेकिन कुछ एक सवाल जो अभी लगातार जो श्रीकांत जी के लिए आ रहे हैं, मैं चाहूँगा एक आध सवाल और उनसे चर्चा कर लेते हैं। श्रीकांत जी, एक और प्रश्न जो हमारे पास आया है वो ये है कि अभी शेयरों को चुनते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? और एक सवाल राहुल जी ने जो भेजा है कि क्लियरिंग अकाउंट क्या होता है और क्या ब्रोकर हमारे पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो ये बहुत सारे जो नए निवेशक आ रहे हैं उनके अपने अपने प्रश्न होते हैं, वो बाजार की छोटी छोटी चीज़ों को समझना चाहते हैं। तो उसमें राहुल जी ने प्रश्न भेजा है कि क्लियरिंग अकाउंट क्या होता है और क्या ब्रोकर हमारे पैसे का उपयोग कर सकता है? बिल्कुल, तो देखिए अगर क्लियरिंग अकाउंट के बारे में अगर जानना चाहेंगे तो यही बात है कि अभी तो देखा जाए तो T+1 की जो एक अभी इक्वेशन है वो आ चुका है, जिसकी वजह से तो अभी जो भी आपके पैसे हैं वो पहले भी ब्रोकर यूज़ नहीं कर पाता था। ये स्मॉल ब्रोकर्स के अगर बेसिस पे अगर बात करें तो वहाँ पे बिल्कुल वो फंड्स एडजस्ट होते थे। लेकिन अगर आप बड़े लेवल्स पे अगर बात करें, जैसे कि कोटक सिक्योरिटीज़ है या तो HDFC सिक्योरिटीज़, ICICI सिक्योरिटीज़ है, वहाँ पे अगर आप देखें तो ये सब फंड्स एक अलग तरीके से उसमें आते थे और उनका वापस एक डिस्ट्रीब्यूशन होता था। तो बिल्कुल भी जो क्लियरिंग अकाउंट में जो पैसे आते हैं वो बिल्कुल ब्रोकर यूज़ नहीं करते हैं और उसका यूज़ नहीं होता है। लेकिन यस, अभी T+1 बनाने के बाद तो अभी जो भी खामियां थी छोटे ब्रोकर्स के पास से जो आ रही थी
अभी वो भी सेबी ने काफ़ी अच्छी तरीके से हैंडल कर ली है। जी, चूंकि अब सर कार्यक्रम समाप्त करते हैं, क्योंकि आप शायद इसके बाद तुरंत आपको कहीं और भी आपकी व्यस्तता है। चलते चलते क्या कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को जो इस समय बहुत पैनिक कर रहे हैं? बहुत लोग तो ऐसे भी हैं जो बाजार से अब दूरी बना रहे हैं, और अदानी को लेकर के आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। अदानी ग्रुप पे क्या स्ट्रेटजी सजेस्ट करेंगे? काफ़ी करेक्ट हो चुका है ऊपर से, और लोगों के सवाल डेली अदानी समूह की किसी न किसी कंपनी पर काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। तो देखिए, अदानी ग्रुप या समूह के ऊपर अगर बात करें तो काफ़ी क्लियर है कि वहाँ पे अभी भी जो न्यूज़ फ्लो है वो काफ़ी अनसर्टन है, और इसी वजह से हम वहाँ पे कोई स्पेसिफिक टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर ये पर्टिकुलर समूह के 2 शेयरों की अगर बात करें तो हमारा जो बाय का व्यू है वो अदानी पोर्ट्स के ऊपर है। हमें लगता है कि ये स्टॉक 800 के करीब जा सकता है विद करंट फंडामेंटल्स। और अगर अंबुजा सीमेंट्स की अगर बात करें तो वहाँ पे हमारा सेल का रेटिंग है, लेकिन टारगेट्स काफ़ी नज़दीक के, तो 325 330 के टारगेट्स हमें नज़र आते हैं कि शायद अगर स्टॉक अगर करेक्ट होता है तो 325 330 के लेवल्स दिखा सकता है। अगर इस मार्केट में अगर इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, देखिए 2023 के एंड तक हमें लगता है कि मार्केट में शायद एक साइडवेज एक्टिविटी देखने मिलेगी, लेकिन ये मार्केट ऐसा है कि जहाँ पे आपको इन्वेस्ट करके चलना है। तो जो भी गिरावट है आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। आने वाला साल आपके लिए मैं कहूँगा कि काफ़ी बेहतर होगा, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आपके इक्विटी के ऊपर बन सकते हैं। कोई डिस्क्लोजर सर आपकी तरफ से? तो विपुल जी, देखिए जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए शायद ही मेरा उसमें कोई इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि हम बाजार में डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करते। हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट्स है वो म्यूचुअल फंड्स में है, लेकिन यस, हमारे क्लाइंट्स या हमारे जो ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं उनके पास इसकी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि अब आप थोड़ा सा और नियमित रूप से हमारे दर्शकों से मिलते रहेंगे, मनी 9 पे आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। माय प्लेजर, थैंक यू विपुल जी। तो चलिए अब नितिलेश पावस्कर जी के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। तो नितिलेश जी, पहला प्रश्न तो आपसे ये, पहले तो बहुत बहुत स्वागत, आभार, अभिनंदन आपका कि आपने मतलब आखिरी समय में जो है हमें ज्वाइन करना जो है स्वीकार किया, हमारे निमंत्रण को आपने। आपसे भी जानना चाहेंगे सर, अब ये चूँकि आज जो खबरें हमने देखी कि 9 महीने की जो है सबसे ज़्यादा एफपीआई की तरफ से शॉर्ट पोजीशन बनती हुई 5 साल में सबसे ज़्यादा शॉर्ट पोजीशन जो है वो इस समय देखने को मिल रही है एफपीआई की तरफ से। तो ये कितना बड़ा नेगेटिव कंसर्न आपके लिए लग रहा है, और चार्ट्स पे क्या आपको दिख रहा है अभी, और कितना गिर सकता है बाजार? देखो, चार्ट के ऊपर अभी के लिए थोड़ा सा मूड और माहौल देख के अच्छा लग रहा है चार्ट, ओके। लेकिन मैंने पोजीशंस क्लाइंट्स को बिकवाया है 17,180 के आसपास अप्रैल का फ्यूचर मैंने बेचने को बोला है। लेकिन ये जो सडन अभी लास्ट 5-10 मिनट पहले एक मोमेंटम जो आया है, तो उस वजह से पोजीशंस को हेज भी कर लिया है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो भी बाउंस आएंगे वो बाउंस फिर से एक सेलिंग की तरह ही कन्वर्ट होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट और तेजी से बढ़ सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग ब्लाइंड कुछ करके जाए। तो इस वजह से मैंने अब जस्ट अभी थोड़ी देर पहले पोजीशंस को होल्ड किया, हेज किया है ऊपर के कॉल के साथ। तो व्यू क्लियर है, बेचना है बेचना है बेचना है, बस उसके अलावा कुछ नहीं। तो ये कब तक बेचना है सर? लोग काफ़ी डर रहे हैं, काफ़ी परेशान हो रहे हैं, ये कितना कहाँ तक जाएगा नीचे? लग रहा है तो एक बार बड़ा वाला झटका अभी भी पेंडिंग है, 16,500 तो एटलीस्ट दिखना चाहिए। चलिए, अब 16,500 तक का भी स्तर देखने को मिल सकता है, तो थोड़ा सा बाजार में सतर्कता के साथ कामकाज कीजिए। बहुत अनुभवी नहीं है तो फिर किसी से पूछ के कीजिए, लेकिन ज़बरदस्ती जो है, और छोटी कंपनियां बिल्कुल ना खरीदें, क्योंकि वहाँ पर अगर पैनिक सेलिंग होती है, और ख़ासतौर से अगर वॉल्यूम कम है, तो फिर अगर आप बेचना भी चाहेंगे तो कई बार निकलने का मौका नहीं मिलता है। चलिए, बहुत सारे दर्शक जुड़ रहे हैं। विकास जोशी जी ने कह रहे हैं कि विप्रो लंबी अवधि के नज़रिए के लिहाज से आपको कैसा लग रहा है, ज़रा पूछ लीजिए। तो नितिलेश जी, आपसे पहला प्रश्न जो विकास जोशी जी का ही डिस्कस कर लेते हैं। विकास जी जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए विप्रो के अंदर? देखो, विप्रो में मैं पहले काफी थोड़ा सा लग रहा था कि एक बुलिश हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा अभी उसका स्ट्रक्चर डैमेज हो चुका है। अगर आपको लेना है तो 375 ये लेवल के ऊपर आप पोजीशंस बना लेना, 360 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगाना। अदरवाइज ये ट्रेंड थोड़ा सा मुश्किल वाला ट्रेंड हो चुका है, क्योंकि 400 को जिस तरीके से होल्ड कर रहा था, लग रहा था कि पोजीशंस यहां से होल्ड होगी, लेकिन अभी थोड़ा सा स्ट्रक्चर डैमेज हो चुका है। 375 रुपीज के ऊपर लेना है, 360 का स्टॉप लॉस। जी, चलिए, अब इस बीच अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं कि अगर आपका कोई प्रश्न है शेयर बाजार से जुड़ा हुआ तो जुड़िए हमारे साथ, पूछिए अपना प्रश्न। जी हाँ, इस गिरावट, इस उतार चढ़ाव भरे माहौल में जहाँ एक दिन बाजार गिर रहा है, एक दिन बढ़ रहा है, ऐसे में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी, क्या खरीदारी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए,
पूछिए हमसे 9311121874। ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर जिसके ज़रिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपना कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो बता दें आपको कितने शेयर ले रखे हैं, किस नज़रिए से ले रखे हैं, किस भाव पे ले रखे हैं, ये तमाम डिटेलिंग के साथ अगर आप हमें सवाल भेजेंगे तो हमारे जो एक्सपर्ट रहेंगे वो आपको उतनी ही विस्तारपूर्वक, उतनी डिटेल के साथ आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल हेलो मनी 9 को अब समेटने का वक्त आ गया है। जिन दर्शकों के प्रश्न हम नहीं ले पाए हैं उनको बता दें कि शुक्रवार को भी हम बात शेयर बाज़ार की करेंगे। तो शुक्रवार के लिए आपके जो बाकी बचे हुए प्रश्न हैं वो हमने संरक्षित कर लिए हैं और उस दिन उस पर शुक्रवार को जो है चर्चा करेंगे विस्तार से। कल पर्सनल फाइनेंस का दिन है तो प्रियंका जी पर्सनल फाइनेंस के मुद्दे पर जो है आपके तमाम प्रश्नों के उत्तर देंगी। और अगर आपका पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा कोई मुद्दा है, कोई प्रश्न है तो 9311121874 पर हमें आप भेज दीजिए और आपके प्रश्नों के उत्तर कल दिए जाएंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आप अपनी जेब से जुड़े हुए तमाम उलझनों के लिए लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।